मंजिलों से कह दो मुश्किलें और बढ़ा दे सफर की, हम उनमें से नहीं जो रास्ते बदल देते हैं। और इंजीनियरिंग करते करते मुझे लगा एक और चैलेंज आया कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उस टाइम पे, रादर देन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। जब हमारे पास डॉक्टर शाह फैसल सर ने टॉप किया एग्जाम में, तो उसके बाद बड़े चंक में लोगों ने आईएएस की तरफ मुखातिब किया और बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो कामयाबी हासिल कर पाए ऑल इंडिया एग्जाम्स में। कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप लॉन्च की जिसमें बच्चों को परवाज स्कीम के तहत फ्री कोचिंग करवाई गई, उनको फ्री काउंसलिंग करवाई गई। सिविल सर्विस के अपार्ट में भी हमने बच्चों को डिफरेंट एग्जाम्स के लिए गाइड किया, जैसे एसएसबी के एग्जाम्स हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हैं। पहले बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे जो पोस्ट निकलते थे एसएससी के या एसबीआई के, उनमें नहीं जाते थे। उमदे बादे मखालिफ से न घबराया करे उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो विदाउट चैलेंजेस मुझे लगता है आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत गुफ्तगू मेहमान है जिन्होंने कम उम्र में एक बहुत बड़ा इम्तिहान क्वालिफाई करके वादी कश्मीर का नाम रोशन किया, और उसके अलावा इन्होंने कई बच्चों को वादी कश्मीर में गाइड करके, जिन बच्चों ने अपनी कामयाबी फिर हासिल की। मेरी मुराद वादी कश्मीर के यंग केस ऑफिसर महराज वानी से है। महराज साहब, शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल के बावजूद हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच दानिश। सर, पहले थोड़ा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? दानिश भाई, मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, शित्तू रफ़ियाबाद बारामूला। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम वहाँ पर ही हासिल की। उस टाइम पे वहाँ पे आफ्टर प्राइमरी स्कूल ज़्यादा एजुकेशनल एवेन्यूज़ नहीं थे, तो फिर हमने सोपोर में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल से अपना 12th क्लास एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, और ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग पार्ट मुझे लगा कि इन शेपिंग द कंट्रीज फ्यूचर मुझे पॉलिसी मेकिंग में आना चाहिए। फॉर दैट मैटर मैंने क्या किया, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। और कॉलेज टाइम के बाद मैंने पहले दिल्ली गया मैं, वहाँ पे मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन और साइमल्टेनियसली केस के पोस्ट भी निकले थे, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 का जो एग्ज़ाम था वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और मैंने उसी टाइम पे क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन जब टोटल 65 पोस्ट थे ओवरऑल सर्विस में। उसके बाद जॉब की शुरुआत हो गई। पहले हमारी ट्रेनिंग हुई इंपा में, उसके बाद मैंने बहुत सारे महकमों में अपने काम अंजाम दिए, जिसमें आई वॉज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुंबल, आई वॉज वीडियो हेडक्वार्टर विद डायरेक्टर रोड डेवलपमेंट कश्मीर। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया, और कोविड के साथ साथ मैंने इलेक्शंस में भी काम किया, चाहे वो पंचायत के थे, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ के थे, चाहे वो बीडीसी या डीडीसीज़ के थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रिसेंटली हमने किए, उसमें भी मेरा एक अहम रोल था इन द मैन पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग पार्ट। उसके बाद असेंबली इलेक्शंस में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, और अभी मैं जिस महकमे में हूँ वो टैक्सेशन के साथ डील करता है, और मैं अपने फ़राइज़ नॉर्थ कश्मीर में अंजाम दे रहा हूँ। अलग अलग महकमों में आपने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा वादी कश्मीर के बासलाहत नौजवान जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको सही गाइडेंस कर रहे हैं, तो इस पे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे बनना है कि इन बच्चों को सही रास्ता दिखाना है। ऐसे बहुत कम ऑफिसर हमारी वादी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं जो इन बच्चों को सही गाइड करते हैं। देखिए, पहले जब हमने क्वालिफाई किया था उस टाइम पे इंटरनेट का इतना रुझान नहीं था। उस टाइम पे हम भी अपने सीनियर्स के पास जाते थे जो हमें गाइड करते थे कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। इवन हम अपने आंसर्स दिखाते थे अपने सीनियर्स को, और उनने हमें गाइड किया। जब हमने क्वालिफाई किया तो उस टाइम पर पोस्ट बहुत ज़्यादा निकलते थे। जैसे आज भी आप देखते हैं पोस्ट बहुत ज़्यादा एडवर्टीज होते हैं। अभी भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी एसएसबी का कैलेंडर भी आया है, केस का प्लम्स 23 फेब को है। तो हमने देखा कि 2016 के बाद एक शिफ्ट आया। शिफ्ट वॉज, पहले नॉलेज के लिए हमारे पास लिमिटेड बुक्स थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन फिर जब इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया तो यहाँ पर नॉलेज का ओवरडोज हो गया। बच्चों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अगर बच्चों को हम नॉलेज में ज़्यादा देखेंगे, वो इंटरनेट से भी देखते हैं सोर्सेज, वो करंट अफेयर्स के एनालिसिस 2-2, 3-3 घंटे देखते हैं। किताबें हर एक सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा है, मेनली आई एम टॉकिंग फ्रॉम सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और इस एग्जाम की खूबसूरती ये है, यू डोंट हैव टू बी द मास्टर, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो इसमें हमने बच्चों को गाइड किया कि सही किताब कौन सी है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इन द प्लम्स, इन द मेंस,
और फिर हम लाइक माइंडेड ऑफिसर्स मॉक इंटरव्यूज भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे क्या होता है, बच्चों को समझ आता है कि हमें क्या करना है। मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है। मेरा काम है सिर्फ बच्चों को बोलना क्या पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है, इंटरव्यू में क्या क्या चाहिए आपको, और कैसे आपको अपनी राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन जो मेहनत है, इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, मैं बड़ा खुश होता हूँ। जो काम हमने शुरू किया, आज वो बच्चे गांव में कोई अगर वीडियो है, वो भी वहाँ पे 10 बच्चों को बोलता है कि कैसे पढ़ना है। तो एक रुझान शुरू हो गया 2013 से, और वो अभी तक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 30,000 से ज़्यादा बच्चों को गाइड किया है कि क्या चीज़ पढ़नी है। और सिविल सर्विस के अपार्ट में भी हमने बच्चों को डिफरेंट एग्जाम्स के लिए गाइड किया, जैसे एसएसबी के एग्जाम्स हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हैं। पहले बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे जो पोस्ट निकलते थे एसएससी के या एसबीआई के, उनमें नहीं जाते थे। एक रुझान शुरू हो गया, आज हमारे बच्चे हर जगह पे अप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एप्लीकेशन जब आएगी तभी बच्चा सिलेक्ट भी होगा। तो पहले बच्चे इनबिल्ट रहते थे कि हमें कश्मीर से बाहर नहीं जाना है, और आज वी आर वन। हमारे बच्चे आज हर एक स्टेट में जॉब कर रहे हैं थ्रू आईबीपीएस, थ्रू एसबीआई रिक्रूटमेंट, थ्रू एसएससी। ये एक बहुत खुशाइन बात है। अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विस के लिए, किन किन चैलेंजों से आपको गुजरना पड़ा? मुझे लगता है जो चैलेंजेस आती है लाइफ में, वो एक्चुअल में आपको उठाने के लिए आती है। मैं कहूँगा तुंदे बादे मखालिफ से न घबराया करे उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो विदाउट चैलेंजेस मुझे लगता है आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। चैलेंजेस में अगर मैं पहली चैलेंज आपको बोलूं, हम 2005 में अपने घर पे बैठे थे और 8 अक्टूबर को एक जलजला आया, और उस जलजले में हमारा मकान गिर गया। बट प्रायोरिटी एट दैट टाइम वाज हम पढ़े। तो हम बहुत टाइम तक सोपोर में अपने मामा जी के घर रहते थे। तो चैलेंजेस, ये एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि हमारा बैकग्राउंड जो था, मीडियम ऑफ स्कूलिंग जो था, वो उर्दू में था। तो हमारा लैंग्वेज के एतबार से उतना कमांड नहीं था चीज़ों पे। तीसरी चीज़ थी, जो उस टाइम पे एक्सपोजर का लेवल था वो लिमिटेड था सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, और उसी अवस्था में मैंने भी इंजीनियरिंग कर डाली। और इंजीनियरिंग करते करते मुझे लगा एक और चैलेंज आया कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था उस टाइम पे, रादर देन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते भी तो हम कभी अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते। फिर जब हम सिविल सर्विस के लिए गए तो कोचिंग का जो दिल्ली का निज़ाम था वो बहुत महंगा था। आई रिमेंबर जब मैं पहले दिन एक इंस्टीट्यूट पे गया तो उनने 80,000 रुपये फीस मांगी। तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू पे दैट फी। तो फिर अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले, ग्रुप स्टडी का माहौल मिला। तो उस स्टडी में हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, आज के ज़माने में गवर्नमेंट की तरफ से इतने एवेन्यूज़ हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स लॉन्च की, जिसमें बच्चों को परवाज स्कीम के तहत फ्री कोचिंग करवाई गई, उनको फ्री काउंसलिंग करवाई गई। यहाँ पर बहुत सारे एनजीओज, इदारे काम करते हैं जो बच्चों को इन एग्जाम्स के लिए बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमारे टाइम पे ये चैलेंजेस थी, लेकिन आज के टाइम पे ये चैलेंजेस नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, आज इंटरनेट का ज़माना है। अगर हम पहले देखते थे हमें 50 किलोमीटर आना पड़ता था गांव से श्रीनगर कोई किताब खरीदने के लिए, आज आपका इंटरनेट है। अगर इसको अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो मुझे लगता है बच्चों का सबसे बेस्ट गाइड, सबसे बेस्ट फिलॉसफर इंटरनेट है, प्रोवाइडेड दे यूटिलाइज द टाइम एफिशिएंटली। और चैलेंजेस में अगर हम आज कोई बच्चा बोलता है मैं गरीब हूँ, मुझे लगता है कि आज ये गरीबी कोई बहाना नहीं है, क्योंकि खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इतनी स्कीम सरकार की तरफ से है, अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो मुझे लगता है 1 घंटा स्कीम इस पे ही निकलेगा, जो स्कीम्स हमारे बच्चों को प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप देखिए यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी कोचिंग करवाती है फ्री, परवाज स्कीम है हमारी, नई मंजिल स्कीम है, दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्कल है, ज़कात फाउंडेशन है, जामिया हमदर्द है, ऐसे ही हज हाउस है, हज कमिटीज़ है, बहुत सारे एवेन्यूज़ है। और उन एवेन्यूज़ को बस हमें देखने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने जिस तरह से बताया कि इंजीनियरिंग से सिविल सर्विस का, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि इंजीनियरिंग से आप सिविल सर्विस के इम्तिहानात की तैयारी में लग गए? हर कोई जॉब इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। अब इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो कैसे चीज़ों को देखता है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो कहते हैं ना कि अगर आप एक ही जगह पे फंस जाते हो तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आप एक चीज़ से मोटिवेट होते हो, नेक्स्ट डे वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, आपको एक एक्चुअलाइजेशन आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग में मैं
छोटी लेवल पे काम कर सकता हूँ। पर जहाँ तक सिविल सर्विस का ताल्लुक है, तो सिविल सर्विस में आप पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं, सरकार के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप एक बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। और जो विजन के साथ आप इस सर्विस में आए हैं, अगर आप उस विजन पे काम करते हैं, तो आपका जो ब्रॉडर रीच होता है लोगों के पास जाने का, लोगों के मसले सुलझाने का, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मुझे कोई नहीं मिलती है। चंद सालों से हमने देखा कि वादी कश्मीर में जो सिविल सर्विस इम्तिहान की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, जिस तरह से आज से 10-8 साल पहले बच्चे कामयाबी हासिल करते थे, अब बहुत कम बच्चे ऐसे बड़े एग्जाम में कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। तो क्या वजह आपको लग रही है? मुझे लगता है जो पर्टिकुलरली मैं कश्मीर के बच्चों की बात करूंगा, जितना मैंने देखा उनका रुझान जो है वो ज़्यादा आप JKSSB एग्जाम्स की तरफ है। अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखेंगे फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, तो आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव डिक्रीज, क्योंकि बच्चों का इमीडिएट गोल अब बन गया कि पहले हम जॉब हासिल करेंगे, उसके बाद दूसरे एग्जाम्स में जाएंगे। यही रुझान हम देखते हैं UPSC में। जब हमारे पास डॉक्टर शाह फैसल सर ने टॉप किया एग्जाम में, तो उसके बाद बड़े चंक में लोगों ने IAS की तरफ मुखातिब किया और बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो कामयाबी हासिल कर पाए ऑल इंडिया एग्जाम्स में। लेकिन इस टाइम पे मेरी बच्चों से ये गुजारिश है कि वो कम से कम एग्जाम्स में अप्लाई करें, और 1 साल की प्रिपरेशन है, उसके बाद सिर्फ रिविजन है। अगर आप 1 साल अपनी ज़िंदगी का अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से आप इन एग्जाम्स के सिलेबस को देखते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है हमारे बच्चे इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले अपने ड्रीम्स को क्लियर करना है कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सिविल सर्विस करे। वी नीड गुड डॉक्टर्स, वी नीड गुड इंजीनियर्स, वी नीड गुड प्रोफेसर्स, वी नीड गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। लेकिन जो बच्चे सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, तो उनका पहले ही गोल क्लियर होना चाहिए, हम कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, सिविल सर्विस पढ़ने के बाद अगर आप खुदा ना खास्ता कामयाब भी नहीं होते, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स होगा और जो आप होंगे, आप में बस एक डिवाइड होगा, वो टेबल का होगा। मेंटल लेवल आप दोनों की सेम होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान एक वाहिद मखलूकात है जिसको कानून सिखाया जाता है। और हम सिविल सर्विस में पढ़ते क्या है? अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अपने अतीत हिस्ट्री को पढ़ते हैं। जो बच्चा जिंदगी में अगर कुछ ना करे, कम से कम एक बार सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन करे। अगर वो जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, एक लॉ अबाइडिंग पर्सन, एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। अभी वादी कश्मीर के ये बच्चे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी आखिर तक? मेरी मैसेज रहेगी, ये एग्ज़ाम जो है ये 1 साल की प्रिपरेशन है। ये नहीं है कि मैं आज सारी किताबें लाऊंगा मोटिवेट होके, एक दिन 12-15 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 3 दिन सोऊंगा। मैं चाहता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे पढ़े, कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे अपने शेड्यूल को फॉलो करें, एक रूटीन टाइम टेबल देखें, अपने न्यूज़पेपर्स को फॉलो करें। और कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, 1 मिनट यू आर अप, अनदर मिनट यू विल बी डाउन, बट आई विल से मंजिलों से कह दो मुश्किलें और बढ़ा दे सफर की। हम उनमें से नहीं जो रास्ते बदल देते हैं। और दाने से मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब पहाड़ों से पानी निकलता है ना, वो दरिया की शक्ल में होता है। दरिया ने आज तक कभी लोगों से नहीं पूछा, आसपास पहाड़ों से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हमारे बच्चे शाहीन हैं, उनको बस एक रास्ता, एक डायरेक्शन की जरूरत है। और अगर उनको सही डायरेक्शन मिलती है, तो मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। और मौसम के एतबार से भी अगर आप देखोगे, मौसम अच्छा, पानी मीठा, मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा बेकार। ये हमारे साथ वादी कश्मीर के ऐसे काबिल एहतराम शख्सियत बात कर रहे थे जिन्होंने कम उम्र में केस एग्जाम क्वालिफाई किया। थैंक यू मेरे साहब, अपना वक्त थैंक यू देने। सो मच आरिस, थैंक यू।